नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। और आखिरकार पिछले 156 दिनों से जेल में बंद केजरीवाल, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली के सीएम को जमानत मिलने के बाद उनकी पार्टी में जश्न का माहौल है। उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। तो इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जमकर फटकार लगाई। 11 साल बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की याद दिला दी और भी बहुत कुछ कहा सीबीआई को लेकर और जांच एजेंसी को लेकर कि जिस तरीके से ये रवैया रहा है चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी का, 22 महीने से कोई कार्रवाई ना करना और अचानक से गिरफ्तारी करना, तो भले ही ये अवैध नहीं है लेकिन ये संदेहास्पद है। इसमें शक पैदा होता है कि आखिरकार ऐसा अचानक कैसे किया गया और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की साख पर बहुत ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार उनके बाहर आने से आम आदमी पार्टी को क्या बल मिलेगा, हरियाणा के चुनाव में किस तरह से ये इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या कुछ होगा दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि होने वाले दिल्ली में भी चुनाव। तो सभी चीजों को मिलाकर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर गोस्वामी सर। सर स्वागत है आपका। जय संविधान सर। जय संविधान। तो सबसे पहले मैं यही वीडियो दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से देखिए जश्न का माहौल दिखाया जा रहा भैया भैया देखिए मिठाई खिलाई जा रही है। तो ये केजरीवाल के घर के बाहर जो है ये जश्न देखने को मिल रहा है। उनकी पत्नी है और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं जो काफी ज्यादा खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये बात तो ठीक है सर, जमानत मिल गई, लेकिन इस जमानत मिलने के दौरान जिस तरह की टिप्पणी की गई है सीबीआई के ऊपर वो बहुत ही गंभीर है। केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना है। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। और जो जस्टिस भुइयां हैं उन्होंने काफी ज्यादा तीखी टिप्पणी की और कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आना होगा और दिखाना होगा कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं रहा है। ये टिप्पणी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ठीक 11 साल और 4 महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की कुछ टिप्पणी की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को इस छवि से मुक्त होना चाहिए और अपने आप को दिखाना भी चाहिए। तो ये टिप्पणी सर, इसको कितनी अहम मानते हैं आप? देखिए, ये जो जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, ये तो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। ये आज हिंदुस्तान में हर आदमी इस चीज में विश्वास करता है कि ये फर्जी केस था। शराब नीति बनाने पे जो लोगों को जेल भेजा गया, ये केवल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए और अपने दबाव में लेने के लिए किया गया था। ये बिल्कुल आज हिंदुस्तान का एक एक आदमी जानता है। जो भी कानूनविद है वो जानता है कि आरोपी के कहने पर उसके एक, और वो भी जब 9-10 बार उससे बात करे सीबीआई, ईडी, और उसके बावजूद वो कोई अरविंद केजरीवाल का नाम न ले, उसके बाद उसको छोड़ा जाए और उसके आरोप पे केजरीवाल को और संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को बंद कर दिया जाए, तो ये बात तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट थी, जमानत तो अरविंद केजरीवाल को मिलनी थी। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता थी, ये बात मोदी जी को भी पता थी। अब मैं समझता हूं, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक चाल चली थी
और जिसकी काट आज केजरीवाल, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कर दी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। अब देखिए 3 पक्ष हैं इसके अंदर। एक है भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मोदी जी, दूसरे है सुप्रीम कोर्ट और तीसरी है आम आदमी पार्टी। कल मोदी जी जब गए गणेश पूजा के लिए चंचूड़ साहब के घर, तो उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया। देखिए, इट वाज ए मैसेज गिवन टू द सोसाइटी। आप जानती हैं कि राजनीति के अंदर फैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसेप्शन। अब मुझे समझ में आया, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे और आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैंने देखा मोदी जी की स्ट्रेटेजी क्या थी। मोदी जी की स्ट्रेटेजी ये थी कि आप चंचूड़ साहब के घर जाएं और मानी बात है जमानत मिलने वाली है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी, तो ये कनेक्ट हो जाएगा आपस में कि मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाई। ये परसेप्शन बन जाएगा, और जो बन रहा है सोशल मीडिया में देखते हैं, ये परसेप्शन बन रहा है। अच्छा, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें 3 पक्षों में नुकसान केवल अरविंद केजरीवाल का और सुप्रीम कोर्ट का हो रहा है। मोदी जी का तो फायदा ही हो रहा है। भाई मोदी जी तो कह रहे हैं मैं पूजा करने गया था, मैं हिंदू हूं और मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं शुद्ध हिंदू हूं, इसलिए मैं पूजा करने गया था। इसमें कौन सी रोक है? जितना विरोध करेंगे उतने हिंदू विरोधी दिखाने में मुझे आसानी होगी। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने एक असली जो अपना अच्छा चरित्र है वो दिखा दिया, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट पर अभिमान है, हम उसकी इज्जत करते हैं। इसीलिए इज्जत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि महाराज इनको तो जमानत मिलनी थी, हमने जमानत दे दी। न केवल जमानत दी, हमने सीबीआई को और ईडी को भी इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। अब पासा जो है वो अरविंद केजरीवाल के पाले में है। मुझसे राय तो वो मांगेंगे नहीं, आम आदमी पार्टी से मेरा कोई संबंध है ना, केजरीवाल मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानता हूं, लेकिन मैं एज ए प्रोफेसर राय दे देता हूं। देखिए, ये चाल जो चली थी मोदी जी ने, जो वो चंचूड़ साहब के घर गए थे, वो दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। अब एक मैसेज चला गया कि अगर 90 सीटें आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर लड़ती है तो मानी बात है, इसका माने गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन टूट गया, मैसेज तो गया। और यह बात पक्की है कि अरविंद केजरीवाल अगर 5 सीटें लेके लड़ते तो 3 सीटें जीत जाती। अब 90 सीटों पे लड़ेंगे तो एक भी सीट नहीं जीतेंगे, लेकिन नुकसान करेंगे वो कांग्रेस का, ये मोदी जी ने। अच्छा, इसके बाद दिल्ली के अंदर ये मैसेज चला गया आज की तारीख में उन वर्ग पे जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई गठबंधन है। अब अगर, अच्छा, अब इसकी काट क्या है अरविंद केजरीवाल के पास? मैं बिना पूछे राय दे रहा हूं। ये काट ये है कि अपने 85 कैंडिडेट्स को हरियाणा में टिकट विड्रॉ करवा लें। अरविंद केजरीवाल जो हैं राहुल गांधी से और खड़गे साहब से बात करें, हुड्डा जी से बात करें और एक समझौता करें, 5 सीटों पे अपने कैंडिडेट रखें, बाकी सबको विड्रॉ कर ले। जमानत मिल गई, अब जमानत दोबारा तो कैंसिल होगी नहीं, दोबारा तो वो जेल जाएंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर हरियाणा के अंदर जितनी ज्यादा कन्विंसिंग करेंगे उतना ज्यादा कांग्रेस को नुकसान होगा। और यह भी मैसेज चला जाएगा जनता के अंदर, कांग्रेस जीत रही थी और केजरीवाल उनको हराने के लिए आम आदमी पार्टी ने बेल दिलाई है, इसलिए उनको कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव मैदान में उतरे, जो अरविंद केजरीवाल के भी हानिकारक होगा, कांग्रेस के लिए भी हानिकारक होगा, सुप्रीम कोर्ट की छवि के लिए भी हानिकारक होगा, केवल मोदी जी के लिए फायदा होगा। तो मैंने राय भी दे दी, मैंने अपना विश्लेषण भी कर दिया। जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही कही आपने, लेकिन आप देखिए कि ये जो बहुत अहम टिप्पणी की गई है और साथ ही साथ साफ ये भी कहा गया है कि अगर 22 महीने में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया और अचानक गिरफ्तार किया तो ये गिरफ्तारी अवैध नहीं है, लेकिन संदिग्ध जरूर है। और सुप्रीम कोर्ट की जो तोते वाली टिप्पणी थी, अब इसके बाद आम आदमी पार्टी भी कहाँ खामोश रहने वाली थी। मनीष सिसोदिया ने तुरंत मौका देख के बोल ही दिया कि जिस तरह भाजपा ने सीबीआई को तोते की तरह इस्तेमाल किया, बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बीजेपी को ही वो देश से माफी मांगने को कह रहे हैं? ईडी सीबीआई को तो उन्होंने अलग ही कर दिया। नहीं नहीं, क्या माफी मांगेंगे निधि? इन्होंने मणिपुर में माफी मांगी क्या? ब्रजभूषण शरण सिंह के कांड में माफी मांगी क्या? टेनी महाराज के कांड में माफी मांगी क्या? इन्होंने अनिल देशमुख को जिस तरह 15 महीने जेल के अंदर रखा, जैसे संजय राउत को जेल में रखा, जैसे इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, जैसे राहुल गांधी की इन्होंने सदस्यता खत्म की, उनको 2 साल की सजा दिलाई, किसी चीज में माफी मांगी क्या? देखिए, माफी मांगना जो है वो एक ऐसे आदमी का
जिसमें शर्म हया होती है, मर्यादाएं होती हैं, उनसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो माफी मांगे। जैसे इंदिरा जी ने इमरजेंसी के लिए माफी मांगी, मनमोहन सिंह ने माफी मांगी, 84 में जो हुआ उसके लिए माफी मांगी। माफी मांगने का मतलब होता है कि आदमी का दिल बड़ा है। लेकिन ये लोग जब मणिपुर में नहीं चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जो 15 महीने से अंदर झुलस रहा है, रोज अब एक नई घटना आपने सुनी होगी निधि, मेरठ के अंदर चोर आए और हेलीकॉप्टर चुरा के ले गए। आपने सुना होगा। अरे ये तो कह रहे थे कि कांग्रेस वाले आएंगे तो भैंस चुरा लेंगे और गाय चुरा लेंगे, या तो हेलीकॉप्टर ही चुरा ले गए। अब वो पुलिस ये तफ्तीश कर रही है, बड़े बड़े ट्रॉले लेके आए और हेलीकॉप्टर को उड़ा के ले गए। अरे ये हिंदुस्तान में भूतों न भविष्यति, विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा कि हेलीकॉप्टर चोरी हो जाए। अब ये बताइए ये किस जगह है? मेरठ, यही का मेरठ का ही रहने वाला हूं मैं। खैर मैंने छोड़ दिया 50-60 साल पहले, तो मेरे को मेरठ से संबद्ध करने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन असली मुद्दा यह है कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर रह जाए, योगी जी का सुराज्य चल रहा है, ऐसा योगी जी कहते हैं। जी वो अब यहाँ स्वराज्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये तो सबको पता है, सब जानते हैं, और हम तो यहीं पर रह रहे हैं, हम तो अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिलहाल ये जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी और वो इस मामले में कोई बयानबाजी या टिप्पणी भी नहीं कर सकेंगे, और भी कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उन पर। तो सर आप क्या सोचते हैं कि ये सारी चीजें जब हो गई हैं, तो जब वो कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला पाएंगे, कोई दस्तखत नहीं करेंगे, तो मतलब क्या मतलब रह जाता है? हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने ये भी कहा है कि वो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि आखिर वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम क्यों नहीं कर सकते। नहीं, चलिए मेरे को इससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। देखिए असली मुद्दा क्या था देश की जनता के सामने? देश की जनता के सामने मुद्दा यह था कि ईडी के मामले में, पीएमएलए के मामले में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। इनकम टैक्स और सीबीआई के मामले में जमानत कोर्ट दे सकता है, पीएमएलए के केस में बड़ा मुश्किल होता है। उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी तो सीबीआई का नया केस करके उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था। असली मुद्दा देश के सामने था क्या? अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का मतलब यह है कि वो कोई बहुत संदिग्ध और बड़े अपराध में लिप्त नहीं है, इसलिए जमानत दी। जैसे कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी, जमानत का क्या मतलब है, जमानत का क्या मतलब है? अरे जमानत तो आप देते हैं राम रहीम जैसे लोगों को, आप इंजीनियर रशीद जैसे लोगों को जमानत देते हैं। वो इंजीनियर रशीद जो कि भारत के अगेंस्ट, जो कि अलग कश्मीर की मांग करता है, उसको आप जमानत देते हैं, और अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं देते हैं। तो असली मुद्दा यह है कि जनता के सामने मैसेज क्या जा रहा है? जनता के सामने मैसेज चला गया कि अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, एनसीपी को, सारी पार्टियों को आपने परेशान करके रखा था, और जो कमजोर दिल वाले थे, जो बेईमान थे, वो आपकी पार्टी में चले आए थे, जिनको आपने राज्यसभा का टिकट दे दिया। अब आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के पास एक तुरुप का इक्का है। अगर हरियाणा के अंदर ये अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लें और कांग्रेस को समर्थन दे दें, और कांग्रेस 5 सीटों में इनको समर्थन दे दे, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में पत्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर 90 सीटें, फिर मैं आरोप लगा रहा हूं, मेरी कल निंदा भी हुई है, कमेंट बॉक्स में देख रहा था कुछ लोगों ने जो आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं। मैं भी कोई, मेरे को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं लोकतंत्र का हामी हूं, मैं संविधान का हामी हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी देश के संविधान को बदलना चाहता है, देश के अंदर तानाशाही लगाना चाहता है, लाना चाहता है, उसको हराया जाए। अब वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, आई एम नॉट मच कंसर्न। मैं सपा को भी वोट दे सकता हूं, मैं बसपा को भी वोट, अगर बसपा भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट लड़े तो। मेरे लिए आज के तारीख में जो भी इस प्रकार की शक्तियां जो मणिपुर को कंट्रोल नहीं कर रही हैं, जो टेनी महाराज को मंत्री पद से नहीं हटाती हैं, जो सेंगर साहब को अपना विधायक बनाती हैं, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को एमपी का टिकट देती हैं, जो प्रज्वल रवन्ना का समर्थन करती हैं, मैं ऐसी शक्तियों के खिलाफ जो भी मजबूती से लड़ेगा उसको वोट देने के लिए तैयार हूं। आज के तारीख में स्पष्ट कह रहा हूं, कल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, कोई जन विरोधी काम करेगी, आप ही के कार्यक्रम में आके उनका भी विरोध करूंगा, और दर्शक और जो श्रोता है इस चीज के साक्षी होंगे कि मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। आई एम ओनली फॉर
restoring the democratic values of this country. जी सर, इस पर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें संजय सिंह ने क्या कुछ कहा था, बहुत अहम चीजें कही थी, तो एक बार मैं उनकी बाइट भी सुना देना चाहती हूँ दर्शकों को। से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत, अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उनको जेल के सीखचों के पीछे आप नहीं रख सकते, जेल के सीखचों के पीछे रख के उनके हौसलों को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है, पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे और केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उस अभियान में भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते, इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते, इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है। तो मैं फिर से एक बार अपनी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से, देश के उन तमाम लोगों को और तमाम राजनीतिक दलों को, इंडिया गठबंधन को, जिसने इस पूरी लड़ाई में हम लोगों का साथ दिया, सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इस अभियान में, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में उन्होंने हमारा साथ दिया। तो सर, इन्होंने बात की हरियाणा और दिल्ली चुनाव की भी। दिल्ली तो चलिए अभी दूर है, इस पर मैं अभी अगला सवाल लूंगी। पहले सर हरियाणा की बात करेंगे कि हरियाणा में आपको क्या लगता है कि क्या असर देखने को मिलेगा कि अरविंद केजरीवाल की जो वापसी हो गई है उसको लेकर? देखिए, जो आखिरी सेंटेंस बोला संजय सिंह ने, वो सही सेंटेंस बोला, मैं यही सुनना चाहता था। उन्होंने इंडिया गठबंधन की बात की, उन्होंने उन सभी दलों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट आम आदमी पार्टी का साथ दिया। यही मैं सुनना चाह रहा था और यही मेरा मकसद था। देखिए, असली मुद्दा है, लेट अस बी वेरी फेयर, बिल्कुल फैक्चुअल बातें करें हम। हरियाणा के अंदर लड़ाई बाइपोलर है। हरियाणा के अंदर सीधी सी बात यह है कि आम आदमी पार्टी टैक्टफुली अगर ऐसे कैंडिडेट्स पे, ऐसी जगह पे मेहनत करती है जहां भारतीय जनता पार्टी के वोट कटें, तो मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक होऊंगा। लेकिन मैं आज की तारीख में, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता था,
चंद्रशेखर आजाद को मैं एक उदीयमान नेता की तरह मानता था, पल्लवी पटेल को मैं उदीयमान नेता की तरह मानता था, मेरे दिमाग में इन लोगों के लिए बड़ी इज्जत थी। लेकिन जब इन लोगों ने फैसला लिया कि हरियाणा में जाके ये डेंट करेंगे कांग्रेस को, और चंद्रशेखर आजाद को Z+ सिक्योरिटी मिली, और पल्लवी पटेल ने जिस प्रकार से अपना व्यवहार पिछले 6 महीने के अंदर रखा, आज के तारीख में मैं इनका प्रशंसक नहीं हूं। कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में मुख्य रूप से लड़ाई में होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब असेंबली का इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी मुख्य लड़ाई होगी। कांग्रेस केवल वोट काट सकती है 15-20%, जिससे आम आदमी पार्टी का नुकसान हो सकता है। मैं चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़े और कांग्रेस उसका साथ दे। हरियाणा के अंदर लड़ाई कांग्रेस लड़े और आम आदमी पार्टी उसका साथ दे। लेकिन अगर 90 सीटों पे अरविंद केजरीवाल जाके कन्वेंसिंग करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगे, वो क्षेत्रों में करेंगे जहां कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा है, तो मुझे शंका उत्पन्न होगी। और मैं चाहता हूं कि केजरीवाल साहब वो न करें। और संजय सिंह ने लास्ट सेंटेंस कहा, इंडिया गठबंधन जो लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे बढ़ा है, उसमें किसी भी प्रकार का भेद हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। जी, अब ये तो हो गई हरियाणा की बात, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस चुनाव के लिए सबसे ज्यादा कमर कसने वाले हैं, वो दिल्ली का चुनाव है, क्योंकि अगले साल फरवरी में दिल्ली का चुनाव होना है। और केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में मोदी जी को छका दिया है, दिल्ली में बिल्कुल ही छका दिया है। इसीलिए उनके पीछे पड़ के ये सारी चीजें हुई हैं कि मोदी जी ने 2014 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, 19 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन दोनों ही बार लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भी दिल्ली में हार गए। और करीब 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार ही नहीं बनी है, और दिल्ली में बीजेपी के पास एक नेता तक नहीं है। और दिल्ली में केवल एक नेता है, वो है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल की पूरी प्राथमिकता इस वक्त दिल्ली में अगले साल होने वाले चुनाव पर होगी, जिसमें बहुत ही कम वक्त बचा है। तो क्या आपको लगता है कि अब जो अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, कैसे बीजेपी के लिए और ज्यादा मुसीबत बढ़ाएंगे दिल्ली के चुनाव को लेकर? देखिए, स्पष्ट मेरा मानना है और काफी आपके दर्शक श्रोता भी मुझसे सहमत होंगे, राहुल गांधी की पिछले 3 साल के अंदर छवि बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। उन्होंने वोट बैंक अपना बनाया है, फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल मुख्य लड़ाई लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव मुख्य लड़ाई लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। तेजस्वी यादव बिहार के अंदर लड़ाई लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। और क्योंकि राहुल गांधी की अपने आज 20% का एक वोट बैंक उन्होंने अपना खुद का बना लिया है, तो कांग्रेस को साथ लेना आम आदमी पार्टी के लिए भी श्रेयस्कर होगा, तेजस्वी के लिए भी होगा और अखिलेश के लिए भी होगा। तो दिल्ली की लड़ाई अरविंद केजरीवाल लड़ें, कांग्रेस उसमें कोई अवरोध पैदा न करे। हरियाणा के अंदर मुख्य लड़ाई कांग्रेस लड़े और आम आदमी पार्टी उसमें कोई अवरोध पैदा न करे। अगर अवरोध पैदा करेगी तो मुझे यह सोचने में मजबूर हो जाएगा कि क्या बहन मायावती की और चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल के रास्ते में ये लोग चल पड़े हैं। अभी मैं नहीं कहूंगा ऐसा, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, फिर मेरी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, आम आदमी पार्टी वाले मुझे ट्रोल करने लगेंगे। मैं स्पष्ट बता दूं, मैं आम आदमी पार्टी का न विरोधी हूं, न मैं कांग्रेस का विरोधी हूं, न मैं सपा का विरोधी हूं, न मैं एनसीपी का विरोधी हूं। आज के तारीख में मैं तानाशाही प्रवृत्ति का विरोधी हूं, और जो भी तानाशाही प्रवृत्ति से लड़ने में अवरोध पैदा करेगा, अखिल स्वामी से सुनेगा, चाहे अखिल स्वामी की कितनी भी ट्रोलिंग हो जाए। जी, ठीक बात है। और ये जो टिप्पणियां की गई हैं, इस पर हमारे दर्शक हैं, वो बहुत सवाल मुझे लगता है कि जायज है। और वो कहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने तोता मैना बोला है, बातें बोली हैं, सीबीआई ईडी पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? सिर्फ बोलने से या टिप्पणी करने से क्या आपको लगता है कि ये बेशर्म अपनी हरकत से बाज आएंगे? नहीं, असल में उसका प्रावधान नहीं है कानून के अंदर। मैं कानूनविद तो नहीं हूं, लेकिन उसका प्रावधान नहीं है। भाई आप जानते ही हैं, पुलिस रोज पकड़ के ले जाती है, निर्दोष लोगों को पकड़ के ले जाती है। भाई कार में कुचलते हैं बामन फुले, जो महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऑडी में लोगों को मार देते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का बेटा, और पकड़ा जाता है छोटा सा आदमी। सलमान खान हिरण का शिकार करते हैं, पकड़ा जाता है छोटा सा आदमी। तो ये तो पुलिस, सीबीआई, ईडी का रोज का काम है, निर्दोषों को फंसाना और दोषियों को छोड़ना, क्योंकि पैसे वालों को छोड़ना उनकी भी मजबूरी है, और निर्दोषों को अब किसी न किसी को तो पकड़ना ही पड़ेगा। अब ये जो जेसिका मर्डर केस था, अब आप जानते ही हैं जेसिका मर्डर केस जिसने किया था,
उनके रिश्तेदार जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखिए वो एक मुद्दा नहीं, लेकिन उस पर अगर केस किया जाए, और आज के तारीख में केस करेंगे कुछ होगा नहीं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो पुलिस वाले करेंगे, ईडी सीबीआई वाले करेंगे, वो नहीं करना चाहेंगे, अपने ही अधिकारियों के खिलाफ क्यों करेंगे। जब सत्ता बदलेगी तो बहुत कुछ खुलेगा। आपको पता ही है कि अडानी जी के खाते जो स्विस बैंक में हैं उनको सीज कर दिया है वहां की अथॉरिटीज ने, और जितना विरोध अडानी जी का हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वो विश्व में हो रहा है, जहां पे मोदी जी का डंका बोल रहा है। तो ये बड़े कॉन्ट्रेरी, बड़े एक इश्यूज हैं जिसपे जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का कोई नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर ये मिलजुल के नहीं लड़े और इन्होंने तानाशाही को आगे बढ़ने का मौका दिया तो मुझसे ज्यादा इनका विरोध कोई नहीं करेगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। और यहाँ पर एक मैं और देख रही थी ममता बनर्जी की टिप्पणी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ये जो कोलकाता में जो भी मामला हुआ है रेप केस का, उसको लेकर, और वो कह रही हैं, हाथ जोड़कर उन्होंने जनता से पहले तो माफी मांगी, और उसके बाद वो कह रही हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मुझे कुर्सी की भूख नहीं है, कुर्सी आप किसी को भी दे दीजिए, लेकिन मैं जो है हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। क्या आपको कभी भी लगता है कि बीजेपी से ऐसा कुछ आ सकता है, कभी हाथ जोड़कर माफी मांगना, या फिर माफी तो पीएम मोदी मांग चुके, किसानों से माफी मांग चुके, आंखों में आंसू भी आ गए थे उनकी, लेकिन इस्तीफे की बात कभी आपको लगता है कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो माफी नहीं थी, उसमें सेंटेंस कहा गया था तपस्या में कमी रह गई है। इसका मतलब यह है कि मैं तो तपस्या कर रहा था, मैं तो आपके लिए तपस्या कर रहा था, आप समझ नहीं पाए, आप मूर्ख हैं। उसका जरा पूरे वर्डिंग को उसको समझिए। माफी बहुत होती है अनकंडीशनल, कि गलती हो गई, हमने 13 महीने आपको तड़पाया, कीलें गाड़ी, बोल्डर्स लगाए, पुलिस से पिटवाया, पानी छिड़कवाया, दिल्ली नहीं घुसने दिया, आपके पानी के जो वो थे वो काट दिए गए, 750 मरे, वो होती है माफी। मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी देता हूं, कृपा करके माथा नीचे करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। जो ममता दीदी ने किया वो माफी नहीं थी। जो माफी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरी वो माफी थी क्या? आप उसको माफी मानते हैं क्या? वो उस पर दूसरे पे आरोप लगाने लगते हैं, अरे ये मूर्ति गिरी तो तुम्हारे जमाने में मूर्ति गिरी तो उसका क्या है? ये कोई माफी होती है? ये तो दादागिरी होती है। अरे अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग लो भाई। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हमारे इतिहास पुरुष हैं, उनकी मूर्ति में तुमने हेरा फेरी कर ली। अगर मंदिर के अंदर राम मंदिर के अंदर छत चू रही है और संसद की छत चू रही है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगो भाई। उसमें भी कंडीशन लगाओगे कि कांग्रेस के जमाने में भी होता था, टीपू सुल्तान के जमाने में भी होता था, हैदर अली के जमाने में भी होता था, वो हर जगह तो ले आते हैं 500 साल पुराने। अच्छा, अंग्रेजों का जमाना छोड़ देते हैं, मुगलों का जमाना ले आते हैं, कांग्रेस का जमाना ले आते हैं, बीच के अंग्रेजों के जमाने को भूल जाते हैं। जी। और सर अब एक सवाल जो है वो एक वीडियो पर है, एक बहुत ही चिंतित करने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उस दिन का है जब आपको भी याद होगा, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। बीजेपी कोयम्बटूर में मेंबरशिप ड्राइव चला रही थी और लोगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनमें एक अन्नपूर्णा स्वीट्स के मालिक थे, श्रीनिवासन जिनका नाम था, जिन्होंने जीएसटी से जुड़ी अपनी परेशानी बताई थी निर्मला सीतारमण के सामने, और कहा था कि मेरी मिठाई की दुकान है जहां मिठाई पर 5%, नमकीन पर 12%, सादे बंद पर 0% और क्रीम अगर उसमें लगा दो तो 18% जीएसटी लगता है। तो उन्होंने बताया कि इतनी जटिल ये सारी चीजें हैं, कम से कम एक तरह का जीएसटी लगाइए तो हम लोग को भी थोड़ी आसानी हो, क्योंकि हमारे कस्टमर्स तो लड़ने लगते हैं कि ये इतना महंगा, वो इतना महंगा कैसे हो गया। तो जीएसटी को थोड़ा सरल कीजिए। लेकिन इसी के 24 घंटे के अंदर वो निर्मला सीतारमण के सामने उनको बुलाया जाता है और उनसे माफी भी मंगवाई जाती है, और इस घटना का पूरा वीडियो भी बनाया जाता है, और बीजेपी की जो तमिलनाडु इकाई है उसे शेयर भी करती है। मतलब इसका साफ मतलब है कि जब देश की वित्त मंत्री से किसी ने अपनी समस्या बताई तो उसे सुलझाने के बदले डरा धमकाकर माफी मंगवाई जा रही है। ये देखिए, ये वीडियो भी है, मैं वीडियो भी अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ।
तो ये है वीडियो सर, और बेचारे सोचिएगा किस घड़ी में मैंने उनसे ये सब कुछ कह दिया। ये मतलब मेरी बदकिस्मती थी कि क्या ही था। मतलब यही मोदी सरकार में ऐसा सत्ता का नशा है कि मुसीबत लोग अपने लिए बढ़ा लेते हैं उनसे सवाल करके। इसके साथ-साथ हरियाणा के जो लगातार चीज़ें हो रही हैं वो भी है। लेकिन देखिए सर, ये जो चीज़ है, ये जो वीडियो आया है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ईस्टर्न यूपी के अंदर एक कहावत है, जबरा मारे और रोने भी न दे। माने जो दबंग होता है, जो जबरदस्त होता है, पहले तो आपकी पिटाई करता है और आप रोए तो फिर मारता है कि तुम रो क्यों रहे हो, चुप रहो, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बदनामी हो रही है, कोई वीडियो बना लेगा, वो स्थिति है। भाई देखिए, बिल्कुल हास्यास्पद है। भाई क्रीम लगी है, नहीं लगी है, तला है, समोसा है, 2 इंच से बड़ा है, 2 इंच से छोटा है, पता नहीं ऐसे कितने कानून बना दिए हैं। इसीलिए तो छोटे दुकानदार बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। भाई देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री को या अडानी को या बड़े बड़े शोरूम्स को कोई परेशानी नहीं है, उनके यहाँ हर चीज कंप्यूटराइज्ड है, उनके यहाँ कंसल्टेंट्स हैं, उनके एडवाइजर्स हैं, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अरे वो बेचारा जो 1 लाख रुपए महीने का सामान बेचता है, 25-30 हजार रुपए महीने कमाता है, वो कहां से जीएसटी एडवाइस ले लेगा और कहां से क्लासिफिकेशन कर लेगा, कहां से रिकॉर्ड रख लेगा। फिर कल जीएसटी अधिकारी आ जाएंगे, उससे कहेंगे तुम्हारे रिकॉर्ड तुमने ठीक से नहीं रखे, 5 लाख की घूस दो वरना तुम्हें बंद कर देंगे। वो कहेगा यार सेली मेरी साली 1 लाख रुपए महीने की है, मैं 5 लाख तुम्हें कहां से दे दूं। तो असली मुद्दा यह है कि जीएसटी में, अच्छा ये वर्ग जो है, जिस वर्ग को अबे हम क्या है, हमको जीएसटी पे करते नहीं ना, हम समोसा बनाते हैं ना मिठाई बनाते हैं, हम तो खा लेते हैं, अगर जेब में पैसा है तो खाते हैं, नहीं जेब में पैसा नहीं खाते। यही वर्ग जिसका सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक। लेकिन ये सोचिए, माने भाई साहब तो मतलब मस्करी करने लगे थे निर्मला जी से, और वो कहते हैं आपके बगल में जो मैडम बैठी हैं वो हमारी दुकान पर आती तो हमसे झगड़ती हैं कि इस पे इतना जीएसटी, उस पे इतना जीएसटी, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो आप इनको समझा दीजिए या तो जीएसटी एक सा कर दीजिए। नहीं, सही बात है। भाई देखिए, हमें भी अधिकार है, ऐसा थोड़ी है। देखिए कुछ भी हो, निर्मला सीतारमण जी हमारे ही द्वारा चुनी हुई राज्यसभा मेंबर हैं, पार्लियामेंट। भाई हम लोग क्या इंफीरियर हैं इन लोगों से? मंत्री प्रधानमंत्री से हम लोग इंफीरियर हैं क्या निधि? अगर मैं एक शिक्षक हूं, एक अध्यापक हूं, मेरा अपना समाज में एक इज्जत है कि नहीं? जितने आपके दर्शक श्रोता हैं, हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन देते हैं, और हमें तो किसी ने चुन के नहीं भेजा है, इन लोगों को तो हमने चुन के भेजा है। तो हमारा अधिकार है, लेकिन कोई गाली गलौज तो नहीं की ना उसने एक बात कही। अब इस पे निर्णय लीजिए कि जो उसने बात कही वो सही है या गलत। भाई इतनी ज्यादा क्लासिफिकेशन अगर आप कर देंगे जीएसटी पे, उसका रिकॉर्ड कैसे आदमी रखेगा? बाद में उसमें हेराफेरी मिलेगी, कोई बाएं दाएं हो गया, कुछ कम ज्यादा मिल गया, कुछ स्टॉक में गड़बड़ी हो गई, उस पर रेड कर देंगे, उसको जेल के अंदर उठा के बंद कर देंगे। तो असली मुद्दा यह है कि मजाक करने का अधिकार है हमें। हम अपने जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं, अपने नेता से मिल रहे हैं। वो नहीं है, सम्राट नहीं है, वो कोई शहंशाह नहीं है कि सम्राट और शहंशाह के सामने आप कुछ नहीं बोल सकते। मुझे मौका मिलता, मेरी भी अगर समोसे और मिठाई की दुकान होती, मैं भी उसी तरह से बोलता। लेकिन हाँ, अगर मुझे बुला के कहा जाता कि इनसे माफी मांगो, मैं माफी ना मांगता, जेल जाना पसंद करता। जी, लेकिन यहाँ पर तो माफी मांग ली गई है, डरा धमका कर या समझा बुझा कर किसी भी तरीके से। अरे ईडी का एक नोटिस भेज दिया होगा कि तुम्हें जेल जी। भेज देंगे, ईडी बंद कर देगी, किसी फर्जी केस में फंसा देगी, 3 साल जेल में रहोगे, तो बेचारा डर गया होगा। अब बनिए लोग तो वैसे ही बेचारे डरते हैं। बनिए का मतलब कोई बनिए कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जो अब हम लोग क्या डरेंगे? ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कोई जायदाद है, ना फ्रेंचाइजी है सर, डरना तो पड़ेगा इनको। अब उनको डरना पड़ेगा, हम लोग काहे के लिए डरेंगे? बात तो सही है। तो फकीर बहुत बहुत लोग हैं, यहाँ शुक्रिया बैठे हैं, वहां बैठ लेंगे, कहीं बैठ लेंगे, जी, बहुत बहुत वहां से शुक्रिया वीडियो सर। कॉल कर लेंगे। तो आप देख रहे थे आज की परिचर्चा, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को डाला गया है जेल में, और उसके बाद इतने सालों बाद, या यूं कहे कितने समय बाद उनको जिस तरीके से जमानत मिली है, ये बहुत ही जो है ज्यादा खुशी का माहौल है आम आदमी पार्टी में। और इसी को लेकर हमें चर्चा की, कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।